हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका अंडर में 7.1 ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का आज हमें रिएक्शन कराना है विथ हैलोजन। और वो फॉर्मेशन किस चीज की होगी? हैलाइड्स की। सबसे पहले आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। क्लियर? नाउ हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी तो इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है। हमने इस पर बहुत सारे लेक्चर कर लिए हैं पहले भी। NH2 NP3। तो एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा MX3 या MX5। क्लियर है? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन क्लियरली कम टू नो कि एक ऐसे कंपाउंड बनाएंगे MX3 एंड MX5। नाउ इस ग्रुप के कौन कौन से मेंबर हैं जरा उस पर एक बार ध्यान दे दें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी and bismuth. Clear? So we are going to read today the 7.1D reaction with halogens and formation of halides. तो एक्चुअल टॉपिक आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हैलाइड्स के बारे में। सो हैलाइड्स कैसे कैसे बनेंगे? MX3 टाइप के या MX5। M क्या है? इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ M वी कैन सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंड X क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं हमारे क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, सब डाइएटमिक रहते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे तो अगर ध्यान देंगे तो ये हमारा ट्राई हैलाइड है और ये हमारा पेंटा हैलाइड है। दिस वन इज द ट्राई हैलाइड क्योंकि 3 हैलोजन है और 5 हैलोजन है तो पेंटा हैलाइड। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं आपको इसमें थोड़ा 1 by 1 आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पेंटा हैलाइड की, MX5 की, पेंटा हैलाइड, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि हमारा नाइट्रोजन एंड Bi ये दोनों पेंटा हैलाइड नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन एंड Bi will not form pentahalides। अब ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि नाइट्रोजन भी यानी ग्रुप का पहला मेंबर और ग्रुप का लास्ट मेंबर दोनों ही MX5 टाइप के हैलाइड्स यानी पेंटा हैलाइड्स बना नहीं पा रहे हैं। क्लियर? सो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात की जाए, डाइएटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो N2 लिख लेते हैं, बट यही नाइट्रोजन की बात चल रही है। नाउ नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन में क्या ऐसा है कि ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल को मैं बार बार आपको कहता हूं कि डी ऑर्बिटल्स इज लाइक होटल रूम। जब तक वो आपको एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे यू विल बी नॉट एबल टू एक्सटेंड योर कोवैलेंसी। इन जनरल नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होती है? नाइट्रोजन का इसी क्या होगा? 1s2 2s2 एंड 2p3। बहुत बार बता चुका हूं। फर्स्ट सेल इंटरनल सेल है, एक्सटर्नल सेल वैलेंस सेल पे फोकस करेंगे। 2s2p। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s 2s एंड 3s 4s 2p 3p 4p 3d 4d 4a। So we can see clearly कि फर्स्ट सेल में सिर्फ S होता है, सेकंड में ओनली S and P, नो D। सेकंड सेल में D नहीं, and we are still in the second cell, so there is no D. That's what absence of vacant D orbital। तो नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं, इसलिए ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि S में 1 और P में 3। सो मैक्सिमम कोवैलेंसी 1 2 3 एंड 4 बाय द वर्च्यू ऑफ S1 एंड बाय द वर्च्यू ऑफ P3। सो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी 4 पे। दैट्स वाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो नाइट्रोजन के लिए इट इज वेल नोन, हम पहले भी कर चुके हैं। बट व्हाट अबाउट Bi? Why Bi is also not able to form pentahalide? क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि while going down the group क्या होता है कि जब नीचे जाते जाते हैं तो नीचे जाने से हमारा क्या होगा? एटमिक नंबर बढ़ेगा। एटमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। P मीन्स प्रोटॉन्स, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। P मीन्स प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस मजबूत बनते जाएगा, और न्यूक्लियस जब मजबूत बनते जाएगा तो न्यूक्लियस के सबसे नियर में S ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे नियर में कौन रहता है? S रहता है। तो S के इलेक्ट्रॉन्स को ये बहुत तेजी से पकड़ लेगा, बहुत जोर से पकड़ के रखेगा और बाहर नहीं जाने देगा। और जब S के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा सो ओनली P जाएंगे 3
दैट मीन्स टू से यही है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो बात ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट। सो कब? वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, सब जगह नहीं, NH2 एंड NP3। और जब S की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो रेदर देन फॉर्मिंग 2+3 5 बॉन्ड, दे विल फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड। सो वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, कब? जब Z इंक्रीज, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस पावरफुल बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियस का प्लस बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियस इसके S के इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के रखते जाएगा, और जोर से पकड़ेगा तो इन दोनों पेयर को इनर्ट कर देगा, बाहर नहीं जाने देगा। सो ओनली 3 बॉन्ड। सो दैट्स वाई यहाँ मैक्सिमम 3 बन सकते हैं, तो पेंटा की तो कोई बात ही नहीं है, 5 कहां से बनेगा? सो ये भी नहीं बनाएगा। सो नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू फॉर्म द NCl5 बिकॉज absence of vacant d orbital, but Bi is not able to form pentahalide because Bi down the group है, वहां इनर्ट पेयर लग जाने से सिर्फ 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 5 बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर? यहाँ पे Bi फॉर्म में यहाँ N है, तो अगर किसी को डाउट हो तो सीधा भी N लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? सो आई थिंक इसके साथ मैंने आपका यह पॉइंट क्लियर कर दिया है कि अगर मैं पेंटा की बात करूं तो ये लोग पेंटा बनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं बनाएंगे। फर्स्ट, by the virtue of absence of vacant d orbital, it cannot extend, nitrogen cannot extend its covalency more than 4 by the virtue of S1, by the virtue of P3 maximum 4, so it is covalency is restricted to 4, so it cannot form penta. In Bi reason is different, inert pair effect, so it is restricted to 3, so it will not form penta. So I think first point very clear है, इसको रब करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। so हमने पढ़ लिया about MX5। सो यहाँ पे एक ब्रीफली शॉर्ट में लिख दूं आपको कि MX5 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पढ़ा है कि नाइट्रोजन एंड Bi अपने ग्रुप में कहाँ पे होता है? सबसे नीचे होता है, ग्रुप में सबसे नीचे होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो द फर्स्ट वन एंड लास्ट वन इज नॉट रेडी टू फॉर्म, दे विल नॉट फॉर्म MX5, दे विल नॉट फॉर्म। क्लियर? ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब MX5 डिस्कस कर लिया, रीजन डिफरेंट थे, इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? शॉर्ट में अगर वन लाइनर किसको चाहिए तो यहाँ पे लिख लें, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो कैन नॉट एक्सटेंड द कोवैलेंसी मोर देन 4 एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो S पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और S पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। तो 5 का कोई चांस नहीं है, नहीं है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेंगे इन लोगों के लिए। नेक्स्ट, अब MX5 के बाद अब जरा MX3 पे ध्यान देते हैं। MX3 पे ध्यान देते हैं। MX3 में क्या है? अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन, हेलोजन क्या क्या आ सकता है हमारा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन, X मतलब हेलो ग्रुप, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाउ आउट ऑफ ये नाइट्रोजन के जो हेलाइट्स हैं, मींस ट्राई हेलाइट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्टेबल है और ये बाकी सारे अनस्टेबल है और इनफैक्ट ये एक्सप्लोसिव बनाने के काम आते हैं, यूज्ड इन एक्सप्लोसिव। नाउ अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि अगर हेलोजन ग्रुप को अरेंज कीजिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज इज यूज्ड टू इंक्रीज, और साइज बढ़ते जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? गिरते जाएगी। तो आप लिख सकते हैं किसके लिए? हेलोजेंस के लिए, कि डाउन द ग्रुप जाने से, टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज। सो ऊपर वाले की स्टेबिलिटी अच्छी, नीचे वाले की स्टेबिलिटी खराब। सो आई थिंक ये पॉइंट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है, MX5 का भी, MX3 का भी। इसको रब करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? इन जनरल किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? ग्रुप 15 में पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप 15 में जनरली स्टेबिलिटी का कंपेयर होगा, क्योंकि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी हमने MX5 के बारे में पढ़ा जिसमें नाइट्रोजन और बिस्मथ नहीं बना रहा था, और MX3 के बारे में पढ़ा जिसमें नाइट्रोजन का केस देखा तो फ्लोरीन के साथ स्टेबल, नीचे जाने से साइज बढ़ रहा था, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले इसके ट्राइहेलाइट्स अनस्टेबल थे।
अब अगर इनकी इन जनरल स्टेबिलिटी की कंपेयर की जाए, जैसे कि MX3 ज्यादा स्टेबल होगा कि MX5 ज्यादा स्टेबल होगा, ओनली इन दिस ग्रुप MX3 इज मोर स्टेबल और MX5। तो आप उसको 1 सेकंड के लिए 10 सेकंड खुद सोचिए और आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू द साइज इन लोगों पे, इसके सराउंड में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, इसके सराउंड में 5, और इस ग्रुप के साइज के अकॉर्डिंग ये आपका ज्यादा बेटर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस इन साइज कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत सा सिंपल सी चीजें हैं कि एक एवरेज चीजों को 3 लोग सराउंड करें छोटे से टेबल को, और 5 लोग, तो 5 लोगों में रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो बेटर यही रहेंगे। क्लियर? नाउ अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अब जो क्वेश्चन है कि दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन आल्सो व्हाई नॉट इट इज एबल टू फॉर्म NX5। तो सिंपल एंड बेसिक सा कंफ्यूजन है कि नाइट्रोजन के पास सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करेंगे तो इस ग्रुप के लिए मैंने बोला था नेगेटिव में 2, -3 एंड -2। -3 के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मैग्नीशियम के नाइट्राइड, और -2 के लिए NH2। तो नेगेटिव में तो 2 है ही, प्लस में +3 एंड +5। +3 कॉमन, जब इनर्ट पेयर लगेगा, +5 जब इनर्ट पेयर नहीं लगेगा। बट नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्साइड्स बनाता है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्साइड बनाता है, उस केस में क्या होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट भी गेन करता है, लाइक +1, +2, +4। सो अब जब ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, एक्चुअली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के डिटेल्स हमें 7.4 में पढ़ना है, तो हमें +1 भी मिलेगा, +2 भी मिलेगा, +3 भी मिलेगा, +4 भी, +5 भी। तो यही जनरल सा क्वेश्चन है कि पिछला टॉपिक जो हम ऑक्साइड का पढ़े थे, आई थिंक C में ही था, वहां भी हमने दिखाया था कि नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा था। तो +5 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस है, बट NCl5 नहीं बना रहा है। सीधी सी बात है, दोनों का बिल्कुल अलग कहानी है। इसकी कहानी रिलेटेड विद एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, VACENT, थोड़ा अच्छे से आप लिख लेंगे। इसकी कहानी कंप्लीटली रिलेटेड विद द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। क्यों? क्योंकि 1 फ्रॉम S and 3 फ्रॉम P, 1 + 3 4, एंड देयर इज नो D, सो वी कैन नॉट एक्सटेंड। बट इसकी कहानी जो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, वो तो बिल्कुल अलग कहानी है, वो p-pi बॉन्डिंग की कहानी है। और नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी है p-pi बॉन्डिंग की विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो खुद ही मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहता है। जनरली आपने जहां जहां ऑक्सीजन को देखा होगा, मल्टीपल बॉन्ड में ही देखा होगा। तो दिस स्टोरी इज इंटायरली डिफरेंट विद दिस वन इज द रिलेटेड विद द p-pi, एंड नाइट्रोजन की p-pi की यूनिक एबिलिटी, और ऑक्सीजन भी मल्टीपल बॉन्ड के लिए फेवर करता है। तो ये पूरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एंड सिंस देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट फॉर्म NX5। क्लियर? मींस ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। क्लियर है? पेंटाहेलाइड नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। नाउ इसको रब करके कुछ और ट्रिक्स देखेंगे। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर, OA है या RA है? कौन सा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग? कहने का क्या मतलब है, मैं ये आपको नहीं सिखा रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सिर्फ OA चूज कर ले और RA नहीं है। मैं जनरल सिखाऊंगा और किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आपसे सारे बन जाएंगे। सो स्ट्रॉन्ग OA और RA किसी गिवन 2 कंपाउंड के बीच में चूज करना पड़े, बट कोई भी कंपाउंड नहीं है। अभी हम कहाँ हैं? हैलाइड्स के अंदर ही है। तो हमें याद रखना है कि हम ट्राई और पेंटा की ही बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि हमें अपने लिमिटेशंस में डिस्कस करना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आउट ऑफ गिवन थिंग्स में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ BI के केस में। अगर आपको दिया रहे BI+5 एंड BI+3, या आपको दिया रहे SB+5 एंड SB+3, सॉरी SB+5 एंड SB+3, किसी का किसी से मिक्स करके दे सकता है। कहने का मतलब एक ये और एक ये दे देगा और बोलेगा बताइए कौन बेटर OA है, कौन RA है। ये इसके साथ, ये कोई किसी के साथ आ सकता है। तो क्वेश्चन बनाने वाले तो किसी को किसी के साथ पेयरिंग करके पूछ देंगे, पर आपको कैसे जानना है तो पहले आप बेसिक सीखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, BI और SB, इसी दोनों की मिक्सिंग अगर हो रही है तो BI और SB को कवर कीजिए।
आउट ऑफ बी आई एन एस पी, डाउन द ग्रुप कौन है? बी आई। डाउन द ग्रुप होने से इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रोटॉन्स ज्यादा, न्यूक्लियस हैवी, एस के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, तो इस पे क्या लग जाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। इस पे कौन सा रूल लग जाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाने से Bi की ऑक्सीडेशन नंबर +3 में ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जबकि Sb की +5 में। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। वी हैव ओनली 2 पेयर्स, आइदर दे विल आस्क इन द Bi और Sb, और इन एनी 2 पेयर यू हैव टू डू विद द सेम प्रोसेस। We'll compare Bi and Sb in their respective position in their group. Now, Bi down the group है with respect to Sb. So Bi की एटमिक रेडियस ज्यादा, एटमिक नंबर ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, न्यूक्लियस हैवी, सो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो ओनली +3। सो Bi के लिए +3 स्टेबल है, तो Bi में कहां पे जाके लिख लूं मैं स्टेबल? +3 पे। अब ध्यान दीजिएगा, सो Sb का कौन स्टेबल है? +5। अब दोनों का स्टेबिलिटी पता चल गया। केमिस्ट्री में हमें पता है कि हमेशा कोई भी चीज हो स्टेबिलिटी की तरफ ही हमें जाना है, कोई भी आदमी स्टेबल ही होना चाहेगा। तो मूवमेंट का डायरेक्शन देखिए चेंज हो गया। Here in Bi case we are moving toward the +3 state because +3 is more stable in case of Bi due to the inert pair effect. But in case of Sb we are moving +3 to +5 because here +5 is more stable because of no inert pair effect. अब इससे कैसे पता चला OA और RA? सो सीखिए, मजा आएगा। फ्रॉम 5 to 3 हमें जाना है, Bi +5 और पहुंचना कहां हमें? Bi +3। इसका मतलब क्या है? Bi +5 से Bi +3 कैसे पहुंचा जा सकता है? Bi +5 का मतलब इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, जबकि इसने अपने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को खोया है। इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो +5, इसने सिर्फ 3 को खोया है। तो दोनों को बराबर आने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने 5 खोया है, 2 गेन कर लेगा तो सिर्फ 3 खोया और दोनों बराबर हो जाएंगे। बिकॉज +5 want to go to the +3, so you have to accept the +3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ एक्चुअली प्रूफ क्या हो गया कि हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो खुद का रिडक्शन किया तो दूसरों के लिए क्या होगा? दूसरों के लिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सो दूसरों के लिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाउ दिस वे वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम Sb +3 टू +5। अब इसने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन खोए थे, इसने 5, तो 5 के बराबर होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और खोने पड़ेंगे। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। यहाँ क्लियर हो गया क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। एंड सिंस ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरों के लिए रिडक्शन करेगा, सो इट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे कैन आस्क अबाउट एनी 2 पेयर्स, you have to just compare who is the below, so their +3 state will be more stable. Since Bi is the below, +3 state is more stable due to the inert pair effect. In order to, we have to go from +5 to +3, +5 to +3, that means to say you have to gain 2 electron, and gaining of electron is known as the reduction. So self reduction, so दूसरों का oxidation, so it is known as a oxidizing agent. Here ulta, Sb +5 is more stable because no inert pair effect. So we have to move from +3 to +5. That means to say we need to lose 2 more electron in order to reach Sb +5, because Sb +5 is a stable configuration. So we are doing the ultimately loss of electron, which is the oxidation phenomenon. And since the self oxidation is going on, so it is reduced the other, so it will behave as a reducing agent. So by this method you can take out the कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आप आराम से जेईई का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम इसको रब करेंगे और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वाई पेंटाहेलाइट्स मींस MX5 आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइट। किससे? पेंटाहेलाइट्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइट। कहने का मतलब क्या है? देखिए MX5 नाइट्रोजन के केस में ले लीजिए, NX5 और NX3 को कंपेयर करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग मोर कोवेलेंट कौन आएगा? ट्राई1। तो मोर कोवेलेंट किसके बारे में कंपेयर चल रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर नाइट्रोजन की जगह अगर मैं फास्फोरस भी ले लूं तो PX5 एंड PX3 में कंपेयर करूंगा तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा? तो ट्राई का। अब ये तो स्टेटमेंट है हमारा,
सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पे तो फिर आपको याद करना पड़ जाएगा। तो कैसे चलेगा? तो एक्चुअली तो ये चलेगा हमको फजान रूल से। अब फजान रूल क्या कहता है और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो तो मैं आता हूँ, बट उसके पहले जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 5 टाइम्स -5 in order to balance +5, -1 3 टाइम्स -3 in order to balance +3 सिमिलरली। सो यहाँ से क्लियर सा दिख रहा है कि मोर द चार्ज मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। यही तो फजान्स रूल्स है, यही तो फजान्स रूल्स है कि पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ा, मोर द चार्ज मोर द पोलराइजेशन एंड मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। और फैजान्स रूल्स के बहुत अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे हमारे ड्रैगोज रूल हैं, पर उन फॉर्मेट्स को रेदर देन बाय हार्ट करने से ज्यादा है कैसे हम अप्लाई करें। जैसे फैजान्स रूल्स को और भी डिफरेंट फॉर्मेट में आप सुनते होंगे कि नो बॉन्ड इज अ कंप्लीटली कोवेलेंट, नो बॉन्ड इज अ कंप्लीटली आयनिक। ये सब चीज हमने एक लेक्चर में लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 के लास्ट में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल के आपको कैसे निकालना और कैसे पता चलेगा कौन से बॉन्ड कोवेलेंट है कौन से आयनिक है। इसमें मैंने NaCl और HCl का एग्जांपल करा रखा है लास्ट लेक्चर में, आप अच्छे से जाकर देख लेंगे। बट बेटर रहेगा कि फजान्स रूल को आप इस फॉर्मेट में रखें कि जहां भी कैटायंस के चार्ज आपको ज्यादा दिखे, मोर द चार्ज मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। सो ऑब्वियसली मोर द चार्ज हियर, so it is more covalent. So pentahalides are more covalent than trihalides. So it is very clear from Fajans rules. So more the oxidation number, more the covalent character. Clear? Now we'll rub and we'll move further. चलिए, so अब मूव करते हैं MX5 NX3 सॉरी MX5 और MX3 इन लोगों का वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं ये कैसे कैसे रिएक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन मैं लूंगा PCl5 का, या PCl3 से शुरू करते हैं। PCl3 का किसके साथ? वाटर के साथ। इन जनरल क्या रिएक्शन होने के चांसेस आप खुद भी गेस कर सकते हैं, बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट वाटर कैसे टूटेगा, H+ एंड OH-। यहाँ पे नेगेटिव थिंग्स कौन है? Cl-। सो Cl- की जगह कौन आ जाएगा? क्लियर सी बात है, OH-। सो फास्फोरस का क्या बन जाएगा? फास्फोरस OH होल थ्राइस। 3 क्लोरीन की जगह 3 क्या आ जाएगा? OH-। और क्लोरीन किसके साथ चले जाएगा? देखिए ध्यान से, तो क्या आ जाएगा? आई थिंक सबको ये चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी, जरा ध्यान से एक बार समझ ले। PCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं। PCl3 क्यों? क्योंकि ट्राइहलाइड की भी बात चल रही है अभी। नाउ उसके बाद मैं पेंटा की भी बता दूंगा। वाटर कैसे टूटेगा? H+ OH-। Cl- नेगेटिव है, इसके जगह पे OH आ जाएगा, सो POH होल थ्राइस, एंड क्लोरीन के साथ H चला जाएगा 3 टाइम्स, सो 3HCl। क्लियर है? नाउ अब क्या करेंगे? PCl3 की जगह PCl5 लेके देखते हैं क्या होता है। बैलेंसिंग के चक्कर में मत रहिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। नाउ ये फिर कैसे टूटेगा? H+ एंड OH-। फिर वही होगा, OH- Cl की जगह पे POH होल 5 एंड 5HCl, क्योंकि HCl किसके साथ निकल जाएगा? क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट? अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको कैसे सजा सकते हैं, कौन सा एसिड बना है देखिए, बस लिखने का तरीका है, बोथ आर द सेम थिंग। ध्यान से देखिए। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है 5-5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव कराइए और बताइए क्या बना। एक वाटर मॉलिक्यूल आप खुद से रिमूव कराएंगे और मुझे बता देंगे क्या बना। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग अच्छे से खुद से कर लेंगे, करके चेक कीजिए। कैसे देखिए, मैं पहले आपको रफ में चाहिए तो दिखाता हूँ। P तो था ही, O भी 5 टाइम्स था और H भी 5 टाइम्स था। मुझे एक वाटर निकालना है, तो एक वाटर में कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 2 हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन 5 से कट के कहाँ पे चले जाएगा? 3 पे, और ऑक्सीजन 1 निकलेगा तो 5 से कट के 4 पे। तो देखिए H3PO4, H3PO4। थोड़ा मेहनत कीजिए, पेन चलाइए, सब कुछ पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे 3 वाटर के मॉलिक्यूल थे तो कोई दिक्कत, 3 OH थे तो कोई दिक्कत नहीं था, H3PO3। बट यहाँ 5-5 OH से अनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा दिया, और इसमें से जब इसको पूरा लिख के एक H2O- कीजिएगा तो H3PO4 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होने लगी, जब हम PCl5 NCl की जगह अब नाइट्रोजन की एंट्री कर देंगे। तो जब NCl3 का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप,
एनोमोलस बिहेवियर शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड अदर्स। तो देखिए कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। सब लोगों में क्या जा रहा था हमारा क्लोरीन के जगह पे OH माइनस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंस्टेड ऑफ OH माइनस यहाँ पे H प्लस ही जाएगा, यहाँ पे H प्लस ही जाएगा, और 3 टाइम्स H प्लस जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स H प्लस जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, सब लोगों में मैंने क्या बोला कि OH जा रहा था, OH, इसमें भी क्या गया था OH, बट नाइट्रोजन का एनोमोलस बिहेवियर अब H गया, तो यहाँ से 3 H आएगा तो ये क्या बनेगा, खुद से गेस कीजिए, 3 अमोनिया ही बनेगा, और OH के साथ क्या निकलेगा, देखिए Cl, HOCl कितने बार, पहले ध्यान से समझिए फिर इसका बहुत कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। H प्लस rather than going this OH minus, in case of ammonia H plus is going, sorry, in case of nitrogen H plus is going, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एनोमोलस बिहेवियर शो करेगा, तो इसकी कहानी तो बाकी लोग से अलग होगी ही होगी, नाइट्रोजन अलग बिहेवियर शो करेगा। सो इंस्टेड ऑफ OH माइनस इसने H प्लस को ले लिया, तो अब खुद तो अमोनिया बन गया, लेकिन बचा हुआ है HOCl 3 टाइम्स HOCl। नाउ यहाँ पे अभी और फर्दर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं, NF3 क्लोरीन की जगह मैं क्या ले लूं, अगर फ्लोरीन और वाटर से रिएक्ट कराऊं, अब क्या होगा, अब नो रिएक्शन। अब कहानी में जो सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, इन ट्विस्ट को दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके और इसके केस को मोर डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए मैं सबको रब करता हूं, और इस 2 केस को ऊपर लिख के आपको डिटेल्स में समझाता हूं, क्योंकि इसमें अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो चलिए, अब जो मैंने नीचे 2 इक्वेशन पढ़ाए थे मैंने उसको ऊपर सिर्फ लिख दिया है, रब कर दिया, जगह बन जाए, क्योंकि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ थोड़ा अपना अटेंशन देंगे तो मजा आएगा। पहली बात क्या थी कि सब जगह H प्लस और OH माइनस टूट रहा था एक्सेप्ट नाइट्रोजन, तो OH जा रहे थे, बट यहाँ पे कौन गया था, H प्लस, पहली बात। दूसरी बात, NCl3 का रिएक्शन हो रहा है तो NF3 का भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों किस कैटेगरी में है, MX3 में है। एक का रिएक्शन हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं एक आपको सिंपल मेथड से समझा देता हूं, और फिर और ज्यादा लॉजिकल समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो सिंपल मेथड हम लेंगे उसमें मैं क्या करूंगा कि इस NF3 की डाइपोल मोमेंट चेक करने की कोशिश करूंगा। तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, अब सबको अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा ध्यान हो तो टॉप पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन फर्स्ट पोजीशन, देन ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन, और इन दोनों का नियरेस्ट नेबर ही है ये, क्लियर। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी तो अच्छी है, नो डाउट, ये तो टॉपर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका पुलिंग नीचे है, और नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ, नाइट्रोजन भी इनका नेबर ही है, तो इसकी पुलिंग ऊपर है, तो ऑलमोस्ट इनका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ जा रहा है। तो क्योंकि नीचे भी उतनी ही ताकत से खींच रहे हैं, करीब करीब उतनी ही ताकत से इनका ऊपर अट्रैक्शन जा रहा है, तो ऑलमोस्ट डाइपोल मोमेंट 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल हो गया अब नॉन पोलर हो गया, ऑलमोस्ट कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वाटर कैसा है, ब्रेक डाउन करता है H प्लस एंड OH माइनस में, सो वाटर तो पोलर है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है H प्लस OH माइनस, सो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर से कैसे रिएक्शन करेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि तो ये चीज तो यहाँ भी होनी चाहिए, नहीं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप पे है, क्लोरीन उससे नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन हो सकता है पोलैरिटी का, बट यहाँ ऑलमोस्ट डाइपोल मोमेंट 0 पे आ जाता है, और डाइपोल मोमेंट 0 आने से NF5 क्या होता है, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक बार ध्यान से देखिए और समझ जाइएगा कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में टॉप पे रहता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपर है ही। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा घटेगा तो थोड़ा सा पोलैरिटी यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, एंड पोलर के पोलर से ही डिजोल्व, वाटर है तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर को ही डिजोल्व करेगा, क्लियर। अब इस चीज को और डिटेल्स में समझने के लिए हम मेथड 2 पे चलेंगे। मेथड 2, ये तो सिंपल सा मेथड का आर्गुमेंट कर सकते हैं, बट मेथड 2 और ध्यान से समझिए। फर्स्ट मेथड इज जस्ट प्रूफिंग दैट NF3 इज अ नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 बिकॉज फ्लोरीन नीचे खींच रहा है और नाइट्रोजन ऊपर खींच रहा है, दोनों ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो जा रहे हैं, सो पोलर डिजोल्व्स ओनली पोलर, सो इट विल नॉट डिजोल्व द NF3, फर्स्ट मेथड। सेकंड और भी इंटरेस्टिंग है, अब देखिए, इसीलिए लास्ट लेक्चर के लास्ट में जब मुझे टाइम मिला था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दिया था, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ए लॉट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ अब यहां से मैं एक ट्विस्ट जनरेट करता हूं कि मैंने पहले बोल दिया कि नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल,
नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता था, याद कीजिए, इसीलिए नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाता था। तो नाइट्रोजन के पास जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो फिर कैसे वाटर जाके अटैक कर रहा है? ऑलरेडी तीनों बॉन्ड तो उसके बने हुए हैं, तो वाटर कैसे जाके अटैक करेगा? अब इस सिचुएशन को समझने के लिए इस दोनों पे फोकस कीजिए, एक बार NF3 पे, एक बार NCl3 पे। दोनों को अलग अलग लिखता हूं, पहले NCl3 और फिर NF3। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। कंपेयर रटने वाला कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो दोनों सिमिलर आइटम्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ये पेयर कॉमन है। तो जो डिफरेंस डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस पेयर पे। तो सबको पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टॉप पोजीशन पे है, तो उसके बाद उससे थोड़ा सा ये कम रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा। ये वैल्यू फिक्स है। अंतर समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना अंतर है, ये एक रैंडम स्टूडेंट है, इसको किसी एक पार्टिकुलर वाले से भेंट करा दिया और इसको टॉपर से, तो ऑब्वियस सी बात है टॉपर में और एक रैंडम लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इसके कंपेयर में नहीं होगी, नॉट कंपेरेबल। बात को समझने की कोशिश की जाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन दोनों में कॉमन है, बट ये कॉमन स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट, और टॉपर के साथ मैंने बैठा दिया तो कंपेयर नहीं हो सकता है। टॉपर कभी भी इसके साथ कंपेयर में नहीं आ सकता है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप अमॉन्ग देम आर ह्यूज। गैप बहुत बड़ा है, गैप इज ह्यूज। यहाँ पे ये एवरेज स्टूडेंट है और ये टॉपर नहीं है, तो ये भी कुछ दूसरा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इससे नीचे ही है। टॉपर नहीं है तो कोई भी चलेगा। अब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं थोड़ा सा कंपेरेबल रेंज में अपने कंफर्ट जोन में डाल सकता हूं। क्यों? यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ये सुदामा था और एक कृष्ण जी से भेंट करा दिया गया टॉपर से, तो दोनों के स्टेटस में इतना गैप था कि एक दूसरे का काम नहीं संभाल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आगे मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। बट यहाँ ये भी सुदामा था और ये भी सुदामा ही था, क्योंकि कृष्ण तो नहीं था, टॉपर कृष्ण है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर फ्लोरीन है, क्लोरीन नहीं है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा बहुत कंपेरेबल ले सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इस पेयर में, ये पेयर ज्यादा कंपेरेबल है। तो यहां जो काम अगर नाइट्रोजन नहीं कर पाया तो वो काम क्लोरीन करके उसका हेल्प कर देगा। जो काम नाइट्रोजन नहीं कर पाया वो काम क्लोरीन कर देगा, बट जो काम नाइट्रोजन नहीं कर पाया वो फ्लोरीन नहीं करेगा, बिकॉज वन इज द सुदामा अनदर वन इज द कृष्ण। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए। अब जब रिएक्शन कराऊंगा नाइट्रोजन का फ्लोरीन से, तो सॉरी NF3 का वाटर से, तो ये हुआ हमारा NF3 और ये हुआ हमारा वाटर। वाटर कहां पे आके अटैक करेगा? नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, कहां से अटैक करेगा? नहीं कर पाएगा। किस पे? नाइट्रोजन पे। और नाइट्रोजन पे अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास OIU होटल रूम्स वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अटैक नहीं कर पा रहा है। बट इसका हेल्प करने के लिए फ्लोरीन भी रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्टेटस में बहुत गैप है, ह्यूज गैप, दोनों के स्टेटस में मच गैप है, इसलिए इसका काम ये नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका अटैक नहीं होगा। बट उल्टा यहां देखिए, यहां NCl3 है, क्लोरीन है, कहानी तो यहां भी वही जा रही है करीब करीब, ये वाटर है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन में अगेन एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रॉब्लम इज स्टिल सेम। नाइट्रोजन में भी अभी भी डी ऑर्बिटल नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल हो गई होगी, तो नाइट्रोजन पे जो काम नहीं हो रहा है अब वो काम क्लोरीन करा देगा, और क्लोरीन माइनस OH माइनस के साथ निकलेगा, क्लोरीन माइनस OH माइनस के साथ, और OH माइनस निकलेगा तो H पे डेल्टा प्लस को बना देगा। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा वरना समझना मुश्किल हो जाएगा। नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू मींस इस वाटर का अटैक नाइट्रोजन पे नहीं हो सकता, बिकॉज नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल OIU होटल रूम नहीं है। तो अब क्या करेगा? नाइट्रोजन का पड़ोसी क्लोरीन उसका हेल्प करने के लिए रेडी है, क्योंकि इन दोनों में दोस्ती है आसपास, यहाँ दोस्ती नहीं थी, सो फ्लोरीन ने हेल्प नहीं किया, बट क्लोरीन हेल्प करेगा, और क्लोरीन खुद Cl माइनस है तो OH माइनस के साथ निकलेगा, और जब माइनस निकलेगा तो इस पे डेल्टा प्लस दे देगा। इससे दो फायदा होगा, देखिए HOCl यू कैन फाइंड हियर। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लोरीन इज -1, OH इज द -1, इसको एक साथ निकल जाएगा HOCl वन टाइम, अभी 3 की बात नहीं कर रहा हूं, वन टाइम HOCl निकला,
अब इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इस नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन भी ऐसे ही लोगों को ढूंढेगा जो इसके पास है और उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और यहाँ 2 पहले से अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन उसी को लेगा जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग चुका हो। वो H माइनस होने के बाद H पे प्लस आ गया है, नाउ इट इज पुअरर साइड, सो H प्लस यहाँ आके NH के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, ध्यान से देखिए, NH और निकला क्या था, HOCl 1 टाइम। यही काम दोबारा रिपीट होगा, तो ये Cl एक और वाटर के साथ तो 2 टाइम्स और NH2 हो जाएगा। एक बार और इसके साथ होगा तो HOCl 3 टाइम और अब ये NH3 बन जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो चीजें मैंने समझाई है, एक हाइड्रोजन के लिए समझाया था, सॉरी एक क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन को एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक HOCl निकल रहा था और एक HOCl निकलने के बाद एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा था। सिमिलरली सेकेंड टाइम में एक और HOCl निकलेगा, एक और हाइड्रोजन कनेक्ट होकर इसमें NH2 करेगा एंड लास्ट टाइम एक और HOCl निकलेगा, ये 3 HOCl हो जाएगा और नाइट्रोजन पे तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे और अमोनिया बन जाएगा NH3। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि ये रिएक्शन होगा क्योंकि नाइट्रोजन का हेल्प क्लोरीन कर रहा है, बिकॉज कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन यहाँ टॉपर है। अगर नाइट्रोजन से काम नहीं हुआ तो क्लोरीन ने भी उसका हेल्प नहीं किया है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, बट मैंने समझाया है एक क्लोरीन के लिए तो एक HOCl निकलेगा और एक H नाइट्रोजन के साथ आएगा, क्योंकि OH माइनस निकलने पे H पे डेल्टा प्लस आ गया है। यहाँ 2 लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए पहले से पड़े हैं, तो वैसे ही स्पीसीज आएगी जिसके पास लॉस ऑफ यानी जिसके पास कमी हो इलेक्ट्रॉन की और इसका इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो NH एक बार और रिपीट होगा तो इधर 2 HOCl और NH2, इसके साथ होगा तो 3 HOCl और NH3। तो इसके साथ मैंने आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको मजा आ जाएगा, नहीं तो वीडियो का रिव्यू कीजिए, इससे बेटर आपको समझाना मुश्किल है। मैं इसको रब करता हूं और विल प्रोसीड फर्दर। चलिए तो अब अपने मूव करते हैं MX5 के लास्ट सेक्शन पे। अब यहां से एक टॉपिक आता है PCl3 एंड PCl5। एक्चुअली जब हम फास्फोरस पढ़ेंगे वहां भी आएगा, पर एक रफ आइडिया दे देता हूं। तो PCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, देखिए सेंट्रल पे P और यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। क्लियर। नाउ PCl5 का कैसे बना सकते हैं, PCl5 का फास्फोरस, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। नाउ अब 2 क्लोरीन कहाँ लगेंगे, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसका लोन पेयर में कंसिडरेशन करूं तो चीजों में थोड़ा ज्यादा क्लियरेंस आएगी। देखिए क्लियर। अब अगर ये लोन पेयर नहीं रहता तब तो आराम से हमारा काम हो जाता, बट ये लोन पेयर इसको कौन सा शेप दे रहा है, देखिए ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिड की तरह ये लोन पेयर इसको लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या शेप होगा, ट्राइगोनल। और ये इस लोन पेयर नहीं रहता तो पिरामिड शेप नहीं होता, पिरामिडल। क्लियर। तो पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, और नहीं तो इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालिए और उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। तो बॉन्ड पेयर कितने सिग्मा वाले, 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर 4। सो स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। और इस लोन पेयर के कारण से ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए ट्राइगोनल और ये पिरामिडल। क्लियर। नाउ अब इसका स्टेरिक नंबर देखिए 1 2 3 4 5। तो स्टेरिक नंबर 5 तो क्या हो जाएगा, sp3d। काउंट कीजिए, जब स्टेरिक नंबर 4 थे 1 2 3 4, तो 1 + 3 4। नाउ स्टेरिक नंबर इज 1 2 3 4 5। सो sp3d 1 3 एंड 1 5। sp3d पे इसका शेप क्या हो गया, देखिए ट्राइगोनल। एक पिरामिड रहता तो एक 2 पिरामिड है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए इस ट्राइगोनल में एक ही तरफ लोन पेयर है, एक ही तरफ पिरामिड है, सो इसीलिए ट्राइगोनल सिंपल पिरामिडल वन साइड। बट यहाँ दोनों साइड पे जा रहा है तो बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ समझने वाला, ये समझिए। ये जो दोनों ये 3 लाइंस जो दिख रहा है, PCl बॉन्ड, 3 PCl बॉन्ड जो ब्लू लाइन में दिख रहा है, 3 PCl बॉन्ड 3 बार है। देखिए 1 2 3।
इनको बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड, इक्वाटोरियल बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों आपस में सेम है। और ये जो रेड कलर्स आपको दिख रहे हैं, एक प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों, एक अप द प्लेन एक डाउन द प्लेन, ये दोनों जो पीसीएल बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है। अब ये तो सबको पता चल रहा है कि ये तीनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, बट कौन बड़ा है और कौन छोटा है। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्लेन में तो 120 120 120, दैट मीन्स टू से ये लोग कितने का रिपल्सन मिल रहा है इनको, 120 का। बट ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे, तो इनके रिपल्सन कितने को हो रहे हैं, 90 के। सो 90 वाला रिपल्सन ज्यादा है कि 120, ऑब्वियस बात है 90। मोर रिपल्सन तो ज्यादा दूर जाएंगे, तो रिपल्सन ज्यादा तो लेंथ भी ज्यादा, तो जो हमारा ये एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर भी हो जाएगा। क्यों, मैंने क्लियर कर दिया है कि जो हमारे इक्वाटोरियल है वो 360 में 3 लोग हैं, 120 120 120, बट इक्वाटोरियल क्या है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, बोथ परपेंडिकुलर, सो दे आर सफरिंग विद 90 रिपल्सन। सो विथ रिस्पेक्ट टू 120 90 का रिपल्सन ज्यादा है, सो इनका रिपेल ज्यादा करेगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सियल लेंथ्स आर द लॉन्गर, और लॉन्गर होने से क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड होंगे वीक होंगे, दैट मीन्स टू से ये वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और ये वाले बॉन्ड वीक। क्यों लॉन्गर, लॉन्गर इसलिए क्योंकि रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए दूर जाएंगे। बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ गिर जाएगा, तो ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, बट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक और कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, बेंट रूल का कॉन्सेप्ट, इन शॉर्ट में आगे आपको काम आने वाला। अब यहाँ पे क्या था, जैसे PCl5 पांचों क्लोरीन थे, सपोज पांचों क्लोरीन न रहते, सपोज 3 क्लोरीन या 2 फ्लोरीन या कुछ और रहता, 2 क्लोरीन 3 फ्लोरीन, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट रहते हैं तब, या लोन पेयर भी रहता, लोन पेयर भी रहता, तो यहाँ पे बेंट रूल काम में आ जाएगा। बेंट रूल इन जनरल क्या कहेगा, जो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी हाई है, उसको एक्सियल पोजीशन पे रखिए। उसको किस पोजीशन पे रखिए, एक्सियल पोजीशन पे। सपोज we'll take PCl3 and F2। सो फास्फोरस तो सबको पता है कि सेंट्रल में ही रहेगा, फास्फोरस सेंट्रल में ही रहेगा, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको एक्सियल पे, तो फ्लोरीन को डाल दीजिए एक्सियल पे एंड क्लोरीन अपने इक्वाटोरियल पे रहेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्लोरीन इधर कि फ्लोरीन इधर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लोन पेयर का ऑप्शन है, अगर लोन पेयर का ऑप्शन है, सो लोन पेयर विल ट्राई टू गो टू द इक्वाटोरियल पोजीशन। दिस इज नोन एज बेंट रूल, VVI, इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ तो एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ तो पांचों क्लोरीन थे, मैंने जहां मर्जी डाल दिया, पांचों सब एक ही थे। लेकिन अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आने लगेंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उसको मैं एक्सियल पोजीशन पे डालूंगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर पुल, मोर द लेंथ, वीकर द स्ट्रेंथ। क्लियर। नाउ इक्वाटोरियल पे मैं लोन पेयर को डालूंगा, इस रूल्स को मैं बेंट रूल कहूंगा। तो इसके साथ ऑलमोस्ट हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस लेक्चर 7.1 का कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल डू वन प्रॉब्लम एंड देन विद दैट वी विल वाइंड इट अप। चलिए तो मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है आपका IIT JEE का एडवांस 2018 पेपर। क्लियर। नाउ अब इस क्वेश्चन को समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ हिंट याद दिला दूं। आपको शुरू में याद होगा कि मैंने बोला था ये दोनों नॉन मेटल, मेटलॉइड्स मेटल। जिधर मेटल के कैरेक्टर बढ़ेंगे, जनरली ये मेटलॉइड्स है, बट नीचे जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज करेगा। ये तो कंप्लीट मेटल है, तो नियर अबाउट इस रीजन में मेटल्स के कैरेक्टर बढ़ेंगे। मेटल के कैरेक्टर बढ़ने से अगर इनके ऑक्साइड की बात की जाए तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है। अगर नेचर की बात की जाए बेसिक वाला तो वो तो क्लियर है। दूसरा बात, अगर इनके कोवेलेंट और अगर इनके आयनिक की बात की जाए तो मेटल जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, मेटल कैसे होते जाएंगे, मेटल हमारे आयनिक होंगे। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये मेटल है। मेटेलिक कैरेक्टर का दूसरा मतलब ये भी होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब जब उस पर प्लस और माइनस आने ही लगेगा तो ये लोग कैसा बॉन्ड बनाने के लिए प्रिफर करेंगे? आयनिक, बिकॉज दे आर मेटल। यहाँ नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, बट मेटलॉइड्स के लास्ट आते हैं मेटल, थोड़ा आने लगेगा कैरेक्टर और प्योर मेटल। सो नीचे वाले लोग आयनिक कैरेक्टर के लिए काम करेंगे और ऊपर वाले ज्यादा नेचर कोवेलेंट का रखेंगे।
ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है ताकि इस क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाए इसको। और क्यों? क्योंकि मेटल नीचे है, मेटलिक कैरेक्टर शुरू में ही पढ़ा हुआ, तो मेटल्स इलेक्ट्रोमेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। नाउ वी आर कमिंग टू द आवर फर्स्ट सेक्शन, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वन बाय वन हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आउट ऑफ BiO2 एंड आउट ऑफ N2O5 व्हिच इज मोर बेसिक। सो याद होगा मैंने आपको ऑक्साइड्स के अंदर एक सुपर ट्रिक्स दी थी, अगर उस सुपर ट्रिक्स को आपने याद किया हुआ है तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो एक सुपर ट्रिक मैंने आपको ऑक्साइड के केस में पढ़ाया था, अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ सुपर ट्रिक्स को एकदम ध्यान से रखा कीजिए। सो सुपर ट्रिक्स मैंने क्या पढ़ाया था आप जाके देख सकते हैं। इन केस ऑफ ऑक्साइड हर जगह हर सुपर ट्रिक मत लगा दीजिएगा। सो ऑक्साइड में स्पेशली जब एसिडिक कैरेक्टर की बात हो, जब एसिडिक कैरेक्टर की बात हो, किसकी? एसिडिक कैरेक्टर, तो मैंने बोला था इधर जाने से इंक्रीज करता है जबकि इधर जाने से डिक्रीज। हम कहाँ जा रहे हैं पहले ये कंफर्म कर लें, हम नाइट्रोजन और Bi के बीच में है, नाइट्रोजन ऊपर Bi नीचे, दैट मीन्स टू से हमें ये वाला देखना है। तो डिक्रीज होता कौन सा? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर while going down the group in oxide decreases, but we are talking about the basic character. Point should be very clear. The super trick is about the oxides के acidic character should decrease down the group. Decrease down the group का मतलब out of nitrogen and Bi में Bi की acidic character सबसे बुरी होनी चाहिए थी क्योंकि नीचे गिर रहा है। एसिडिक कैरेक्टर इसकी क्या होनी चाहिए? बुरी। तो बेसिक कैरेक्टर अच्छी, तो वही तो बोल रहा है कि BiO2 इज मोर बेसिक, दैट मीन्स टू से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने एसिडिक कैरेक्टर के सुपर ट्रिक्स का यूज कर लिया। एसिडिक कैरेक्टर सुपर ट्रिक्स इज सेम इन ऑक्साइड्स, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, गोइंग डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। Bi की एसिडिक कैरेक्टर कम है तो Bi की बेसिक कैरेक्टर यानी BiO2 की बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स की ज्यादा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा, NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3। NF3 ऊपर है N नाइट्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लोग कोवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ये लोग मेटलिक है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस जैसे ही आएगा आयनिक कैरेक्टर। सो क्लियर सी बात है कि NF3 मोर कोवेलेंट होगा क्योंकि नाइट्रोजन अप द ग्रुप है, कोवेलेंट की तरफ है। सो NF3 इज मोर कोवेलेंट, बहुत सही बात। pH3 बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात की जाए तो इन जनरल हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट या कहीं भी जैसे जैसे मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ट्रेंड चेंज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बार बताया हुआ है। व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इज 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन मिल गया तो यहाँ पे H बॉन्ड हो गया, H बॉन्ड हो गया मतलब एसोसिएशन, दे विल एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। और जब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे तो छोटी चीजें भी बहुत सारे एसोसिएशन में मिलकर बड़ी बन जाती हैं, तो यहाँ ऐसे छोटा होना सही नहीं रहेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो pH3 बॉइल्स एट लो क्योंकि अमोनिया ज्यादा पे है। दिस स्टेटमेंट इज इक्वली ट्रू। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। ये पॉइंट जो अभी अमोनिया वाला बताया बॉइलिंग पॉइंट का, हाइड्राइड्स में पढ़ाया हुआ है, जाकर देखिएगा हाइड्राइड का लास्ट पॉइंट। नाउ सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है NN एंड PP का। सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल पाई पे नहीं जाना, सिर्फ सिंगल पे रहना है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा, फास्फोरस का साइज उससे बड़ा। क्यों? गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। अब इनके बीच में जो दूरी है और इनके बीच में जो दूरियां हैं ये बहुत छोटे जगह पे है और ये बड़े जगह पे है। दोनों पे क्या क्या छुपा हुआ है? तो इनके लोन पेयर पे रिपल्सन ज्यादा होगा। जैसे ऑटो में छोटी जगह पे दो लोग बैठ गए तो इनके जो लोन पेयर होंगे एक दूसरा से धक्का खा के एक दूसरा से अपोजिट जाएंगे, जबकि इसके रेफरेंस में इसका सीट चौड़ा है तो ये लोग थोड़ा कंफर्टेबल वे में बैठेंगे, इतना रिपेल नहीं करेंगे। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो ये रिपल्सन हो रहा है इनके ये लोन पेयर्स के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसलिए इस बॉन्ड को सस्टेन करना टफ हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में मजबूत नहीं होता है, पीपाई की ओवरलैपिंग करके बाद में ट्रिपल बना के इनर्ट तक पहुंच जाता है ऑलमोस्ट। और वो बात की बात है, हमारा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ओनली सिंगल बॉन्ड। सो NN सिंगल बॉन्ड इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग,
NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो ये गलत हो गया क्योंकि NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर। क्यों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्यू टू द लेस साइज, छोटे से जगह पे दो पेयर है, दोनों आपस में टक्कर करेंगे क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो इस बॉन्ड को रिटेन करना मुश्किल होगा। सो सिंगल बॉन्ड के केस में नाइट्रोजन इज नॉट स्ट्रॉन्गर, सो दिस लास्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस JEE Advanced 2018 and you can easily solve the way I have taught you the lecture 1, lecture 2, lecture 3 and lecture 4 till that means to say A, B, C and D. With this we have finished the today's lecture. I hope आपको बहुत मजा आया होगा। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। होप आप अच्छे से पढ़ें। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो मुझे रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।